आज वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भिजवाई गई दुनिया की खास खबरें। ये खबरें इस प्रकार हैं। दक्षिण कोरिया के सियोल में 2024 बौद्ध संस्कृति विशेष प्रदर्शनी केंद्रीय बौद्ध संग्रहालय में आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी उन बौद्ध सांस्कृतिक संपत्तियों को प्रदर्शित करती है जिनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, शैक्षणिक और धार्मिक मूल्य है, लेकिन अभी तक नामित सांस्कृतिक संपत्तियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जो क्षतिग्रस्त, परिवर्तित या दूषित हो गई है। प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। इंडोनेशिया के सुरबाया में पेराक बंदरगाह पर यात्री उतरते हैं क्योंकि लोग ईद उल फितर से पहले अपने गृह नगर लौटते हैं, जो मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के अंत का प्रतीक है। पिछले दिनों चीनी भूकंप केंद्र नेटवर्क के अनुसार ताइवान के लियन हुआ जिले के समुद्र में रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता वाला भूकंप आया। भूकंप के केंद्र की गहराई 12 किलोमीटर है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के कई क्षेत्रों में जबरदस्त झटकों को महसूस किया गया। अब तक इस भूकंप में 7 व्यक्तियों की मौत हो गई और 711 घायल हो गए। इधर चीनी राज्य परिषद के ताइवान मामला कार्यालय की प्रवक्ता चू फंगलियन ने ताइवान में जबरदस्त भूकंप आने के बाद बताया कि मुख्य भूमि के संबंधित पक्ष इसको बहुत महत्व देते हैं और पीड़ित ताइवानी बंधुओं के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। वे आपदा की स्थिति पर कड़ी नजर रखेंगे और बचाव व राहत में मदद देने के लिए तैयार हैं। अनियमित मानसून पैटर्न और राजस्थान के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में कम वर्षा की वजह से पानी की कमी वाले दूर दराज के इलाकों में गांव तेजी से सूखे से प्रभावित हो रहे हैं और कृषि और घरों के लिए वर्षा जल संचयन विधियों और जल आपूर्ति पर निर्भर है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि भारत को इस अप्रैल से जून तक तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने कहा कि लू की वजह से देश के अधिकांश भागों में अधिक तीव्र गर्मी पैदा होने की बड़ी संभावना है। इस दौरान भीषण गर्मी से वृद्धों, बच्चों समेत कमजोर आबादी के लिए बड़ा जोखिम भी हो सकता है। इसके अलावा तेज गर्मी का मौसम अधिक लंबा होने से डिहाइड्रेशन और पावर व यातायात जैसे बुनियादी ढांचे में स्ट्रेन आ सकता है। इस चुनौती के निपटारे के लिए मौसम विभाग ने विभिन्न सरकारी विभागों से सक्रिय कदम उठाने की अपील की है, जैसे कूलिंग सेंटर्स में पहुंच उपलब्ध कराई जाए, हीट परामर्श जारी कर इसके प्रभाव कम किए जाए। यूनेस्को में हर साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रेम और अंतरात्मा के साथ शांति संस्कृति का निर्माण करना है, ताकि अनवरत विकास हो सके। शांति संस्कृति के निर्माण में व्यापक शिक्षा, संस्कृति, समाज और नागरिक कार्रवाई की जरूरत है। हर व्यक्ति को सीखने का मौका मिलता है और साझा भी करता है। शांति संस्कृति का निर्माण सभी लोगों से संबंधित है, जो एक निष्पक्ष वैश्विक रणनीति है। शांति का मतलब कोई मतभेद या मुठभेड़ नहीं है। ये लोकतंत्र, न्याय और लोगों के विकास के साथ आंतरिक संबंध होने वाली सक्रिय, गतिशील और भागीदारी प्रक्रिया भी है। इस प्रक्रिया के जरिए भिन्नता का सम्मान किया जाता है, बातचीत को प्रोत्साहन दिया जाता है, मुठभेड़ को अहिंसक तरीके से निरंतर रूपांतरित किया जाता है और अंततः सहयोग के नए अवसर ढूंढे जाते हैं। तेलंगाना की दवा कंपनी में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उत्तर पश्चिम में 63 किलोमीटर दूर चांदपुर नामक गांव में स्थित एक दवा कंपनी में बुधवार की रात विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और अन्य 16 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि विस्फोट के बाद लगी भीषण आग पर दमकल विभाग के कर्मचारियों ने काबू पा लिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कारखाने में एक रासायनिक रिएक्टर का विस्फोट हुआ। आए दिन होने वाले विस्फोटों के लिए सुरक्षा मापदंडों को नजरअंदाज करना एक मुख्य कारण माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि केंग श्वांग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संबंधित देश की सरकार को भूख और गरीबी को खत्म करने, शिक्षा और चिकित्सा के लिए प्रभावी कदम उठाने में मदद करने की अपील की, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। केंग श्वांग ने उस दिन बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद की सार्वजनिक बैठक में कहा कि बच्चे सशस्त्र संघर्षों में सबसे निर्दोष पीड़ित है और मदद की जरूरत वाले सबसे कमजोर समूह है। वर्तमान में दुनिया में 15 करोड़ बच्चों को मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है। मानवीय कार्यों का सुचारू रूप से किया जाना और सुरक्षित और सुचारू मानवीय पहुंच सुनिश्चित करना इन बच्चों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए नींव और पूर्ण शर्त है।